बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी के डीएम ऑफिस में पहुंचकर पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने वाराणसी के दशवेव घाट पर पूजा अर्चना की। पीएम के नामांकन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और 11 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। आपको बता दें, पीएम के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह भी शामिल रहे। जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में पिछले 30 सालों से लालू नीतीश का राज है। बिहार में सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने का काम उन्होंने ही किया है। 30 सालों से ना गरीबी कम हुई है, ना ही बिहार के लोगों को पलायन से रोकने का काम किया गया है। शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं है, रोजगार मिला नहीं है। साथ ही कहा कि तेजस्वी को इस बार ये समझ लेना चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता उनसे नहीं बरगलाने वाली। बिहार के जिन लोगों ने लालू यादव और उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो मानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते। के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो यूपी के रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के गारंटी पत्र पर आपत्ति जताई है। उन्होंने जानकारी दी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव एक गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, जिसमें मतदाता से हस्ताक्षर कराने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने इस गारंटी कार्ड को मतदाता और प्रत्याशी के बीच अनुबंध बताते हुए इस पर तत्काल रोक की मांग की है। साथ ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी अपील की है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस संबंध में चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत की जा चुकी है। दिनेश सिंह ने कहा कि गारंटी कार्ड का मतलब ये नहीं कि सरकार मोदी की ही बन रही है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले ऐसे कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी के रायबरेली लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने जैसे अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। एक गारंटी कार्ड गांव के भोले भाले मतदाताओं के बीच, इस तरह का गारंटी कार्ड कांग्रेस के बाहर से आए 2-3 हजार लोग गांव में जा रहे हैं और इस कार्ड पर मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं और अपने स्वयं कर रहे हैं। आचार संहिता में ये पूरी तरह से उल्लंघन है। नहीं कर सकते हैं। किसी को लोभ दे करके उसका वोट लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। चंडीगढ़ के इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले सेक्टर 17 के एसबीआई लोकल हेड ऑफिस के सामने के ग्राउंड में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर पदयात्रा शुरू की। बड़ी संख्या में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आज हमने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहां एकत्र हुए और हमारे नामांकन को बहुत बड़ा समर्थन दिया। 4 जून को देश को एक नई सुबह होगी और चंडीगढ़ की भागीदारी उस नई सुबह में जरूर होगी।
इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य जो गठबंधन की हमारी पार्टियां हैं, हम सब ने इकट्ठे मिलकर 4 सेट नॉमिनेशन के फाइल किए। पहले सेट पे प्रपोजर हमारे चंडीगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की जी हैं। दूसरे सेट पे प्रपोजर हमारे इस शहर के पहले नागरिक कुलदीप कुमार जी हैं। तीसरे सेट के ऊपर प्रपोजर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र शर्मा जी, और चौथे सेट के ऊपर प्रपोजर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हरमेल केसरी जी हैं। आज आपने देखा हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में आज आपने देखा कि हजारों की गिनती में आप सारे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी के नामांकन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस की नीतियों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। भाजपा से बिकाऊ का सरगना यहां से चुनाव लड़ रहा है। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के लोग उसे पसंद नहीं करते। विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे ला रहे थे। ईमानदार है, शराफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार बंधु इनको जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को, और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी, जो यहाँ के बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में शामिल होने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार फतेहाबाद के गांव भिड़राना के से आरोपी हैरी उर्फ हरपाल को गिरफ्तार कर लिया है। हैरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पे लिया है। कोर्ट ने उसे 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया है। पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत सालके के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 4 दिन से फतेहाबाद आई हुई थी। टीम गांव भिड़राना में मोबाइल की दुकान पर जाकर जांच की और आरोपी हैरी उर्फ हरपाल के बारे में जानकारी जुटा रही थी। मामले के मुताबिक पिछले दिनों अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। बताया गया है कि इस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान हैरी उर्फ हरपाल का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हैरी उर्फ हरपाल को हिरासत में लिया। आपको बता दें, हैरी उर्फ हरपाल से मोबाइल पर मुख्य आरोपी की बात होती थी, जिसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद अब इस आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच के गिरफ्तार किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रोड शो जनसंपर्क होता है, जिस तरह से मेरे पिताजी और हम करते थे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री रहते हुए पैदल गांव में जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता के आंसू पोंछते थे। रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से हम लोग करते थे और जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता के आंसू पोंछते थे। एक गाड़ी पे ऊपर से खड़े होके यूं हाथ हिलाना और जनता आधे किलोमीटर दूर से यूं हाथ हिला रही है, वो जनसंपर्क नहीं है। वो मोदी जी का जनसंपर्क होगा, उनका अपना तरीका है। रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से। अब गुवाहाटी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से राज्य की
विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में टीम को इंजीनियर के घर से बहुत सारी मात्रा में नोटों के बंडल मिले हैं। जानकारी के मुताबिक हैदराबादी स्थित पीएचसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम जयंत गोस्वामी बताया जा रहा है। इंजीनियर के घर की तलाशी के दौरान असम की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की टीम ने 79 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयंत गोस्वामी के घर से कुल 79,500,000 रुपए बरामद किए हैं। टीम ने इन पैसों को जब्त कर लिया है। ब्लिंक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की उत्तरी लखीमपुर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयंत गोस्वामी को एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। टीम ने गोस्वामी को गुवाहाटी के हैंगराबारी के धृति प्रवाह होटल में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी का राजकीय सम्मान के साथ पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले सुशील मोदी का निधन सोमवार को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हो गया था। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर राजेंद्र नगर स्थित आवास पर रखा गया है। उनके आवास से पार्थिव शरीर को पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यालय और उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में लाया जाएगा, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सांसद कृष्णपाल यादव, पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुशील मोदी के चाहने वाले लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। असहनीय दुखद समाचार परम श्रद्धेय माननीय सुशील मोदी जी के बारे में मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही मर्माहत करने वाला और ये अंदर से झकझोरने वाला जो व्यक्ति आज वर्षों से विद्यार्थी परिषद से लेकर विधायिका कार्य से लेकर नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई पद को सुशोभित किए और उस पद को सुशोभित ही नहीं एक अनूठा मिसाल पेश किए। आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे। सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था। विकास की गति बढ़ाने में जब बिहार के अंदर विपरीत राजनीति चल रही थी, वैसे समय उनके जंगल राज के वातावरण में संघर्ष का जो मिसाल था, हम लोग उस समय जुड़े थे। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन जो मुझे सुशील जी की सबसे बड़ी बात मैं उसको याद रखता हूँ कि जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे, उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुशील मोदी खड़े हुए, वो वकील थे सरयू राय जी, मैं उनका वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। चारा घोटाले पटना हाई कोर्ट में पीआईएल किया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जीते। आज लालू प्रसाद सबको सजा हुई, अफसर, इनकम टैक्स के लोग, सप्लायर्स, लालू प्रसाद जी। अलकतरा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था, उसमें भी सबको सजा हुई। ये जो हिम्मत दिखाई ना, और फिर बिहार की राजनीति बदली। बहुत अध्ययनशील थे, बहुत मिलनसार थे और बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी सीएम के रूप में काम किया, जीएसटी के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए। ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत
आघात हुआ है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के निधन की खबर अभी अभी सुनकर मैं बहुत सन्न रह गया। बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार, देश प्रदेश और समाज के लिए हम सबों के नेता का इस तरह चले जाना बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस मार्मिक बेला में सुशील मोदी जी के परिवार को धैर्य प्रदान करें, सहन शक्ति दें। ओम शांति। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूरणीय क्षति है। और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुँचे न पहुँचे, सुशील मोदी जी पहुँचते थे। और हमारा तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था। किशनगंज में हम लड़े तो वो आए, भागलपुर में वो एमपी थे, जो सीट छोड़ी तो मैं लड़ा, फिर वो जब एमएलसी की सीट छोड़ी उन्होंने तो मैं उस सीट पे लड़ा। और कभी भी डिप्टी सीएम रहते भी, उनको पद पर रहते हुए भी वो इतना ध्यान रखते थे कि मुझे याद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि बिहार भवन मिलने आ जाइए। आदरणीय सुशील मोदी जी, कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और खास तौर पे बिहार से वो आते हैं और आंदोलन, जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दे और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव।
अब खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां गांव झमका में टूटे हुए पेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव झुमका निवासी आकेश ने बताया कि सोमवार दोपहर उनके घर के पास खेत में लगा एक पेड़ आंधी की वजह से गिर गया। गांव के कुछ लोगों से पेड़ को उठाने को लेकर उनकी पत्नी रेनू का विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने रेनू के हाथ में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में आकाश ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली खुर्जा नगर प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि महिला के हाथ में गोली लगी है। मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश जारी है। सर, इन्होंने आकर हमारे पेड़ ले जा रहे थे, उठा के आंधी में से, आंधी में पेड़ गिर गया था, उसे उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा। हमारे घर के ने रोके तो इन्हें आते खन गोली चलाई ने हमारी बाइक पे। अच्छा, बाइक पे कहाँ लगी है? हाथ में गोली लगी है। हमारे भाई पे भी गोली चलाई थी, भाई हट गो साइड में। अच्छा। और घर पर कोई है नहीं तो ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा नगर के झमका गांव में एक आम के हरे पेड़ जो कि आंधी में गिर गया था, उसके स्वामित्व को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर अवैध तरीके से फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप रेनू नाम की एक महिला के दाहिने। मैं तो सर खड़ी ही इन लड़ाई दंगे रहे आपसे में पेड़ के ऊपर और मेरे गोली मारी उन्होंने। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।